आज हम चौथी कहानी पढ़ेंगे सती, जिसकी लेखिका हैं शिवानी। सती का अर्थ होता है पुराने समय में जिस औरत का पति की मृत्यु हो जाती थी उसकी पत्नी को भी पति के साथ जला दिया जाता था। ये मान्यता काफ़ी दिनों तक चली, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के ऊपर यह कहानी रची गई है। देखिए, गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्ध कुंभ का मेला, उस पर प्रयाग स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य तीनों नाम की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिक गर्जन से तो छुट्टी मिली। दो महिलाएं आ चुकी थी, एक जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री, और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी, चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं ने भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बॉक्स, मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होल्डाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बॉक्स होल्डालहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। न कूलियों की हथेली पर धरे द्रव्य मतलब पैसा को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, न सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपने वृहदाकार स्टील के बॉक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वे प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती है। यहाँ तक देखिए बच्चों, कवयित्री शिवानी जी स्वयं की यात्रा के बारे में कहती हैं कि कुंभ का समय चल रहा था और कुंभ के समय बहुत लोग वहाँ नहाने जाते हैं और प्रयाग स्टेशन पर कुंभ के कारण काफ़ी भीड़ थी। लेखिका भी कहीं यात्रा कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले ट्रेन के बाहर जो बॉगी के बाहर जो रिजर्वेशन स्लिप में नेम लिस्ट रहता है उसमें लेखिका ने अपना नाम और सीट नंबर देखा और साथ में देखा कि उस केबिन में और कौन है। तो जब लेखिका ने देखा कि इनको छोड़कर बाकी तीनों ही सीट पे महिलाएं हैं तो इन्हें शांति मिली कि कम से कम मर्द नहीं है, पुरुष नहीं है, उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। दो महिलाएं ऑलरेडी उस बॉगी में आ चुकी थी, जिसमें एक महाराष्ट्री थी, एक पंजाबी और तीसरी स्वयं लेखिका थी। चौथी अभी आई नहीं थी। लेखिका एक दिन के लिए कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए छोटा सा ही बटुआ लेकर वो जा रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि सामान कम रहे तो चटपट उतर जाओ और झटपट चढ़ जाओ। कूली को भी पैसा दो तो वो ये ना बोले कि पैसा कम है या क्या दे रही हैं, उनकी विनती न करनी पड़े और न बॉगी के लोगों को भी सामान देखकर परेशानी हो। लेकिन लेखिका को छोड़कर बाकी जो महिलाएं थी, पंजाबी और महाराष्ट्री, उनके पास बहुत सामान थे। ठीक है, वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में दो तकिए लगाए और एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी मतलब व्यस्त थी। ये महाराष्ट्री के बारे में कहा गया है। महाराष्ट्र ने एक बॉक्स लेकर आई थी, काफ़ी सामान था। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ में की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक, जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था। मतलब वो कोई एक मैगजीन पढ़ रही थी अंग्रेजी का, जिसे पढ़कर पंजाबन को अच्छा लग रहा था। आंधी कर बर्थ पर टिकती, झुझला कर सुराहीदान टिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिका कर लुढ़काने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी के साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं होती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में
भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती, फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार कमीज दुपट्टा यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था। शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रोब था, किंतु लावण्य नहीं। रोब था मतलब घमंड था, पर सुंदरता नहीं थी। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा ही खुरदापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल और 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगली से लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। छल्ले जैसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं वैसे। वे प्रौढ़ा कुमारी थी और या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था, मतलब खालीपन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज में बटन टाँकते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं हैं जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाओं धूल कालिख की दरारों से मलिन कर देती हैं। यहाँ तक उन लेखिका ने महाराष्ट्रीय और पंजाबी औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, विस्तार से बताया कि पंजाबी औरत जो थी वो विधवा थी कि अकेली थी, मतलब बूढ़ी थी, नहीं मतलब बूढ़ी तो थी, मतलब विधवा थी कि क्या थी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर खालीपन था। वह सुंदर नहीं लग रही थी, एक अजीब सा खालीपन था जो कि ये लेखिका को ये कर रहा था, और वो अपने साथ ऐसी सुराही लेकर चली थी जिससे लेखिका को यह सहानुभूति नहीं हुई कि वह उसे ठीक से रख दे, क्योंकि ऐसे सामान को यात्रा में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं जो आपकी उलझनों को बढ़ाए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।